डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा जो चैप्टर है फर्स्ट यूनिट में वो है नर व मादा युग्मकोद्भिद संरचना और विकास, यानी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कल वाले वीडियो में अपन ने लास्ट में देखा था कि एक पुष्प जो होता है उसमें मुख्य 4 भाग होते हैं, है ना। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, है ना। ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन यही आया था 1 मार्क्स का कि पुष्प के 4 भागों के नाम बताइए, है ना। तो पुष्प का जो नर जननांग होता है वो पुमंग होता है और इसकी हर एक इकाई जो होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पुंकेसर या फिर स्टेमन। मादा जननांग जो होता है पुष्प का वो जायांग होता है या फिर उसे स्त्रीकेसर या पिस्टिल भी बोलते हैं और उसकी प्रत्येक इकाई को जो है वो अपन क्या बोलते हैं, अंडप या फिर कार्पल। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करें इस चैप्टर में नर जननांग या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। पुष्प का जो नर जननांग होता है वो क्या होता है, पुंकेसर, है ना। पुंकेसर को अपन लघु बीजाणु पर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक पुंकेसर जो होता है उसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर जो चौड़ा वाला भाग होता है ये कहलाता है परागकोश या एंथर। सबसे ये नीचे जो लंबा वाला भाग होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, पुतंतु या फिर फिलामेंट। परागकोश और पुतंतु इन दोनों को जोड़ने वाली बीच में जो संरचना होती है इसको अपन बोलते हैं कनेक्टिव या फिर योजी। ठीक है, अब पुंकेसर जो होता है, एक परिपक्व पुंकेसर अगर अपन देखें तो ये एक द्विपालित और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। इन 2 वर्ड्स का मतलब समझना जरूरी है। द्विपालित का मतलब होता है कि एक परागकोश जो होता है, एक परागकोश यानी ये ऊपर वाली जो संरचना होती है इसमें 2 पालियां पाई जाती है ना, कुछ इस तरह से। ये एक परागकोश हो गया जिसमें ये एक पाली, ये दूसरी पाली, तो 2 पालियां पाई जाती हैं। इसलिए अपन बोलते हैं कि एक परिपक्व परागकोश जो होता है वो द्विपालित यानी बाइलोब होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब होता है कि हर एक पाली में जो है वो 2-2 कोष्ठ पाए जाते हैं। जैसे ये एक कोष्ठ, ये दूसरा, ये इसका पहला, ये इसका दूसरा, तो 2 पालियां हो गई, इसलिए द्विपालित परागकोश हो गए। हर एक पाली में 2 कोष्ठ हुए, है ना। इन कोष्ठ को अपन बोलते हैं बीजाणु, इन कोष्ठ को अपन बोलते हैं लघु बीजाणुधानी या फिर इनको अपन बोलते हैं परागपुट यानी पोलन सैक या फिर पोलन चैम्बर्स बोलते हैं, है ना। तो ये हो गए परागपुट, यानी हर एक पाली में जो 2 कोष्ठ हो गए इनको अपन परागपुट या फिर लघु बीजाणुधानी बोलते हैं, है ना। जिसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे लघु बीजाणु या परागकण जो है वो पाए जाते हैं, है ना। तो परिपक्व परागकोश होता है वो द्विपालित संरचना यानी 2 पालियां होती हैं, बाइलोब होता है। और टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब चतुकोष्ठीय होता है यानी 4 कोष्ठ पाए जाते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। मालवेसी कुल में क्या होता है, मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनके परागकोश में सिर्फ एक पाली होती है, इसलिए उनको बोलते हैं अपन एक पालित और डाइस्पोरेंजिएट होते हैं। यानी मालवेसी कुल के जो परागकोश होते हैं उनमें सिर्फ एक ही पाली पाई जाती है, इसलिए एक पालित हो गया, है ना। और उस एक पाली में वापस क्या होती है, 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है ना। इसलिए उनको अपन क्या बोलते हैं, डाइस्पोरेंजिएट या फिर द्विकोष्ठीय। ठीक है, लघु बीजाणुधानी में क्या होता है, वापस लघु बीजाणु या परागकण जो है वो पाए जाते हैं, है ना। तो ये जो भाग होता है पुंकेसर का, ये मुख्य भाग होता है परागकोश। ठीक है, नेक्स्ट है इस परागकोश का विकास कैसे होता है या फिर इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। होता क्या है कि परागकोश का परिवर्धन जो होता है वो यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। इस वर्ड को याद रखना जरूरी है। अब यू स्पोरेंजिएट क्या होता है अभी बताते हैं आगे, है ना। तो ये लाइन याद होना जरूरी है कि परिपक्व परागकोश जो होता है वो परागकोश का जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। होता क्या है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है, 2 तरह की एक सेल्स जो होती है वो गोलाकार कोशिका होती है पूरी, जिसमें क्या होता है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं अपन एपिडर्मिस, है ना। और इसके बीच में क्या होते हैं, विभज्योतकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो अविभेदित जो कोशिकाएं होती है ना। तो बाहर की ओर एपिडर्मिस और मध्य में क्या होती है, विभज्योतकीय कोशिकाएं होती है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में यानी जब परागकोश बनना शुरू होता है उस कंडीशन में क्या होती है, इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है कि सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको अपन एपिडर्मिस बोलते हैं और मध्य में अविभेदित कोशिकाओं का समूह यानी विभज्योतकीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो निरंतर क्या होती है, विभाजित होती रहती है। अब होता क्या है, ये जो एपिडर्मिस होती है
ये तो ऐसी कैसी रहती है, लेकिन बीच वाली जो कोशिकाएं हैं यानी विभज्योतकीय जो कोशिकाएं हैं, इनमें से कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे संवहन ऊतकों में बदलने लग जाती हैं, और कुछ कोशिकाएं क्या होती है, अब जीव द्रव्य को जो होता है अपने जीव द्रव्य को बढ़ाती है और उनका केंद्रक भी जो होता है वो बड़ा हो जाता है। तो वो कोशिकाएं क्या होती है, बाकी वाली विभज्योतकीय कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ी दिखाई देती है ना। तो ये जो बड़ी कोशिकाएं हैं जो चारों कोनों पर पाई जाती है, इनको अपन बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल्स, या फिर हिंदी में इनको बोलते हैं प्रपशु कोशिकाएं, है ना, प्रपशु कोशिकाएं। तो क्या हुआ यहाँ पे कि विभज्योतकीय कोशिकाएं जो होती है मध्य में, इनकी इसकी कुछ कोशिकाएं, इसकी हाइपोडर्मल सेल्स का मतलब होता है कि एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे जो कोशिकाएं होती है उसको बोलते हैं अपन हाइपोडर्मल रीजन के, हाइपोडर्मल क्षेत्र की कोशिकाएं। तो इसकी कुछ कोशिकाओं में क्या होता है, जीव द्रव्य जो होता है वो बढ़ जाता है और इसका केंद्रक भी जो होता है आकार में बढ़ जाता है। तो ये कोशिकाएं जो होती हैं वो सामान्य विभज्योतकीय कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ी दिखाई देती है। इन कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं, आर्की स्पोरियल सेल या फिर प्रपशु कोशिकाएं, है ना। अब ये आर्की स्पोरियल सेल्स, यहाँ पे जो अपन परागकोश का परिवर्तन पढ़ रहे हैं वो एक से ज्यादा प्रकार की आर्किस्पोरियल सेल से पढ़ रहे हैं, यानी परागकोश का जो परिवर्तन होता है वो एक से अधिक प्रकार की आर्किस्पोरियल कोशिकाओं से होता है, या एक से अधिक आर्किस्पोरियल सेल से होता है। इसीलिए इस प्रकार के परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्तन, है ना। तो ये लाइन याद होना जरूरी है कि परागकोश का परिवर्तन जो होता है वो यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, यानी परागकोश जो परिवर्तन होता है वो एक से अधिक आर्किस्पोरियल कोशिकाओं से होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स जो होती है ये वापिस परिणत विभाजन करती है, यानी एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिवीजन। परिणत विभाजन का मतलब होता है अनुप्रस्थ विभाजन, ऐसे आकार में टूटती है ना। तो आर्किस्पोरियल सेल्स क्या होती है, परिणत विभाजन या फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, यानी दो प्रकार की कोशिकाएं कौन सी, जो बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे जो कोशिका होती है उसको अपन बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका, है ना। आर्किस्पोरियल कोशिकाएं क्या करेगी, परिणत विभाजन के द्वारा दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। जो नई कोशिका बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे होती है उसको अपन बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। ठीक है, इसके नीचे यानी अंदर की तरफ जो कोशिका बनती है उसको बोलते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये प्राइमरी पैराइटल सेल, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है वो बाद में किसका निर्माण करती है, परागकोश की भित्ति का, है ना। प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है वो परागकण की भित्ति का निर्माण करती है या परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो होती है वो वापिस बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती है ना। तो एक परिपक्व परागकोश की अगर अपन संरचना देखें तो उसकी संरचना में मुख्य दो चीजें पाई जाती है, मुख्य दो भाग पाए जाते हैं। कौन कौन सा, एक तो बाहर की तरफ परागकोश की भित्ति और दूसरा मध्यम में जो होती है बीजाणुजन कोशिकाएं पाई जाती है ना। यही बीजाणुजन कोशिकाएं बाद में क्या करती हैं, बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है, और वो बीजाणु मात्र कोशिका लघु बीजाणुओं या फिर परागकणों का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हो गया परागकोश का विकास। नेक्स्ट अपन देखते हैं परागकोश की संरचना। चलिए इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं परागकोश की संरचना। है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आने की संभावना रहेगी, है ना। परागकोश की संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। बता चुके अपन एक परिपक्व परागकोश की संरचना में दो भाग होते हैं, है ना। पहले डायग्राम बनाएंगे इसका। होता क्या है देखिए, सबसे बाहर जो भित्ति होती है परागकोश की वो 4 परतों की बनी होती है। ठीक है,
सबसे बाहर होगी इसकी एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, ये है ना। इसके बाद नीचे आते हैं, इसके नीचे अंतस्त्वचा या अंतस्थिशियम, एंडोथीशियम भी बोलते हैं इसको। इस एंडोथीशियम में क्या होते हैं, वापस ऐसे अल्फा सेलुलोज के रेशेदार स्थूलन पाए जाते हैं, यानी ऐसे रेशे जो हैं वो पाए जाते हैं किसके, अल्फा सेलुलोज के, है ना। और बीच बीच में कहीं कहीं कैलोज के या फिर कैलेज के जो है वो बैंड भी पाए जाते हैं, है ना। ये तीसरी लेयर जो आती है इसमें, वो आती है इसकी मिडल लेयर, है ना, मध्य परत, ऐसे। ये ये हो गई इसकी मिडल लेयर या मध्य परत। मध्य परत के अंदर क्या होती है, वापस एक और लेयर आती है जिसको अपन बोलते हैं टैपिटम। ये टैपिटम हो गई, इसके बीच में न्यूक्लियस या फिर केंद्रक अपन को स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो इससे अपन विभेदित कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि ये टैपिटम होती है ना। और सबसे मध्य में क्या होती है, बीजाणुजन कोशिकाएं पाई जाती है ना, स्पोरोजिनस सेल, ये जिनमें न्यूक्लियस या फिर केंद्रक अपन को दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये एक परिपक्व परागकोश की संरचना हो गई। ठीक है, होता क्या है, देखो ये परिपक्व एक परागकोश की संरचना में अपन क्या देखते हैं, ऐसे दो लोब होते हैं और हर एक में क्या होता है, दो दो कोष्ठ। तो अपन ने जो पार्ट बना है वो सिर्फ इतना सा पार्ट, यानी सिर्फ एक परागधानी या एक लघु बीजाणुधानी का अपन ने डायग्राम बनाया, है ना। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है परागकोश की, इसको अपन बोलते हैं, ये सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी इसको अपन बोलते हैं बाह्य त्वचा या फिर एपिडर्मिस, है ना। बाह्य त्वचा या फिर हो गई ये एपिडर्मिस। जो दूसरी लेयर होगी येलो कलर वाली, ये होगी अंतस्थिशियम, है ना, अंतस्थिशियम, है ना। ये लेयर क्या होगी, अंतस्थिशियम, या फिर इसको बोलते हैं अपन एंडोथीशियम, अंतस्थिशियम या फिर एंडोथीशियम। ठीक है, तीसरी लेयर जो होगी ये हो गई इसकी मध्य परत, मिडल लेयर, है ना। और जो चौथी अंदर वाली होगी ये हो गई इसकी टैपिटम, है ना। और सबसे अंदर वाली जो कोशिकाएं होगी ये होगी बीजाणुजन कोशिकाएं, बीजाणुजन कोशिकाएं। ठीक है, तो ये एक लघु बीजाणुधानी की संरचना है जिसमें ये चार लेयर जो होती है वो परागकोश की भित्ति की होगी, यानी परागकोश भित्ति की होगी, और बीच में क्या होगी, बीजाणुजन कोशिकाएं, है ना। अगर अपन कंप्लीटली स्ट्रक्चर देखें इसकी, तो सबसे बाहर जो होती है वो कौन सी लेयर होती है, परागकोश की भित्ति के सबसे बाहर क्या होती है, बाह्य त्वचा, है ना। तो बाह्य त्वचा में अपन क्या लिखेंगे, ये एक परतीय होती है, यानी सिर्फ एक परत होती है कोशिकाओं की, सिर्फ बाहर की तरफ एक परत होती है, और ये क्या करती है, मुख्यतः परागकोश की सुरक्षा का कार्य करती है ना। सबसे बाहर होती है, एक परत होती है, और क्या करती है, परागकोश की सुरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, दूसरी जो होती है, दूसरी भित्ति कौन सी हो गई परागकोश की, वो होती है अंतस्थिशियम, है ना, अंतस्थिशियम, या फिर इसको बोलते हैं अपन एंडोथीशियम, है ना। वह नाम लिखे हुए दोनों, अंतस्थिशियम या फिर एंडोथीशियम। अंतस्थिशियम की कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार में क्या होती हैं, बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से थोड़ी सी बड़ी होती हैं, है ना। और ये भी क्या होती हैं, एक परतीय होती है। एंडोथीशियम भी कैसी होती है, एक परतीय, यानी सिर्फ एक परत होती है
कोशिकाओं की, है ना। इसकी विशिष्ट बात यह है कि इसकी कोशिकाओं में क्या होता है, रेखीय, है ना, यानी कोशिकाओं की रेखीय, है ना, कोशिकाओं की रेखीय व अरीय भित्तियों पर, कोशिकाओं की रेखीय व अरीय भित्तियों पर अल्फा सेलुलोज, है ना, अल्फा सेलुलोज के क्या होते हैं, बैंड पाए जाते हैं, या अल्फा सेलुलोज के रेशे जो है वो पाए जाते हैं, है ना। इसकी विशेषता है कि अंतःस्थिशियम की कोशिकाओं पर ये जो मैंने बनाया है ऑरेंज कलर के, होता है अल्फा सेलुलोज के रेशे होते हैं, है ना। इसके अंदर वाली भित्ति पर, ना कि बाहर वाली, अंदर वाली भित्ति पर और अरीय भित्तियों पर क्या होता है, रेशेदार स्थूलन पाया जाता है, किसके, अल्फा सेलुलोज के, है ना। इस कारण क्या होती है, ये आर्द्रता ग्राही होती है। इस कारण अंतःस्थिशियम कैसी होती है, आर्द्रता ग्राही, है ना, यानी परागकोश स्फुटन में यह क्या करती है, सहायता करती है। परागकोश स्फुटन में सहायता करती है ना, परागकोश स्फुटन में सहायता करती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि परागकोश स्फुटन में सहायता, परागकोश की भित्ति की कौन सी लेयर या कौन सी संरचना जो होती है वो क्या करती है, परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। तो आंसर होता है अंतःस्थिशियम या फिर एंडोथीशियम। क्यों, क्योंकि इसमें अल्फा सेलुलोज के रेशे पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, इस अल्फा सेलुलोज के रेशों के कारण ये क्या होती है, भित्ति आर्द्रताग्राही होती है और परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, दूसरी लेयर। तीसरी जो लेयर आती है वो आती है इसमें, इसकी तीसरी लेयर जो है वो है मध्य परत या फिर मिडल लेयर, है ना, मध्य परत या फिर मिडल लेयर। मध्य परत जो होती है वो देखते ही पता चल गया, तीन यानी 1 से 3 स्तर की होती है, या 1 से 3 परतीय होती है। तो 1 से 3 परतीय होती है, यानी मिडल लेयर जो होती है वो क्या होती है, 1 से 3 स्तरीय या 1 से 3 परतीय होती है। ठीक है, ये जो होती है ये क्या काम करती है, भोजन स्थानांतरण का काम करती है ना, भोजन स्थानांतरण का काम करती है। और ये क्या होती है, एक परिपक्व परागकोश जो होता है, परिपक्व परागकोश में अनुपस्थित होती है, क्योंकि बाद में ये लेयर क्या होती है, नष्ट हो जाती है ना। यानी मध्य परत के पास जो भोजन होता है, ये अपना भोजन टेपिटम की कोशिकाओं को दे देते, तो फिर मध्य परत की कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो एक परिपक्व परागकोश की संरचना में मध्य परत जो होती है वो अनुपस्थित होती है। ठीक है, चौथी जो परागकोश की भित्ति की लेयर होती है, वो चौथी जो कोशिका होती है वो होती है टेपिटम, है ना, या हिंदी में इनको पोषुतक कोशिकाएं भी बोलते हैं, पोषुतक कोशिकाएं, टेपिटम, है ना। तो सबसे बाहर वाली, सबसे अंदर वाली, यानी जो बीजाणुजन कोशिकाओं को घेरे रहती है, सबसे अंदर वाली बीजाणुजन कोशिकाएं, तो इनको घेरे रखने वाली जो परागकोश की भित्ति होती है वो कौन सी होती है, टेपिटम, है ना। टेपिटम की कोशिकाएं जो होती है वो क्या होती है, आकार में बड़ी होती है, स्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। शुरू में तो ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, ये बहुगुणित हो जाती है ना, पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। ठीक है, टेपिटम की कोशिकाओं का कार्य की भी अगर अपन देखें तो इनका भी मुख्य काम क्या होता है, भोजन का संग्रहण करना और भोजन का स्थानांतरण करना, क्योंकि ये मध्य परत से क्या करती है, भोजन को ग्रहण करती है, थोड़ी देर स्टोर करने के बाद ये वापस बीजाणुजन कोशिकाओं को क्या करती है, भोजन का स्थानांतरण कर देती है ना। तो एक परिपक्व परागकोश में बाद में टेपिटम भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो मध्य परत और टेपिटम ये दोनों ही भोजन स्थानांतरण का काम करती है, और एक परिपक्व परागकोश में दोनों ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, देखें, अगर अपन देखें कि यदि ये टेपिटम नहीं होगी तो क्या होगा, यदि ये टेपिटम नहीं होगी तो फोर्थ जो टेपिटम की कोशिका, यानी फोर्थ जो लेयर होते हैं, यानी टेपिटम जो होती है, यदि किसी कोशिका में, यदि अपन कहें किसी परागकोश में टेपिटम अनुपस्थित है तो होगा क्या, वह उसके जो लघु बीजाणु होंगे वो क्या होंगे, कार्यशील नहीं होंगे, बंदे हो जाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल पाएगा, भोजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भोजन स्थानांतरण का काम ही कौन कर रही है, टेपिटम। तो उसके लघु बीजाणु जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, या परागकण जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बंदिया हो जाएंगे। ठीक है, अब टेपिटम जो होती है ये भी मुख्यतः क्या होती है, दो प्रकार की होती है।
देखिए टैपिटम, है ना, टैपिटम जो होती है ये भी मुख्यतः क्या होती है, दो प्रकार की होती है। टैपिटम की कोशिकाओं में दो कौन कौन से, पहली तो जो होती है वो होती है अमीबीय टैपिटम, है ना, अमीबीय टैपिटम। दूसरी जो होती है वो होती है स्त्रवी या फिर ग्रंथिल, स्त्रवी या फिर ग्रंथिल टैपिटम, है ना। तो दो तरह की टैपिटम होती है, कौन कौन सी, अमीबीय टैपिटम और दूसरी स्त्रवी या फिर ग्रंथिल टैपिटम। अमीबीय टैपिटम जो होती है ये मुख्यतः आद्य जो जिम्नो एंजियोस्पर्म होते हैं, यानी प्रिमिटिव जो पुराने एंजियोस्पर्म हैं उनमें जो होती है वो अमीबीय टैपिटम पाई जाती है, जबकि जो एडवांस यानी अभी वाले यानी ज्यादातर द्विबीजपत्री, है ना, द्विबीजपत्री यानी जो पुष्पीय पौधे हैं द्विबीजपत्री, उनमें क्या होती है स्त्रवी या फिर ग्रंथिल टैपिटम पाई जाती है। देखिए अब स्त्रवी या फिर ग्रंथिल टैपिटम में क्या होता है, आदि एंजियोस्पर्म जैसे कुछ एक एग्जांपल होते हैं, टाइफा होता है ना, ट्रेडेस्केंसिया वगैरह होते हैं, टाइफा है, ट्रेडेस्केंसिया वगैरह हैं, तो इनमें क्या होती है मुख्यतः अमीबीय टैपिटम पाई जाता है। द्विबीजपत्री पुष्पीय जितने भी अभी वाले पौधे हैं, जैसे मैं अपन एग्जांपल दे कैप्सुला ले लेते हैं जो एक प्रारूपिक पौधा होता है ना, कैप्सुला, तो उसमें क्या होता है स्त्रवी या ग्रंथिल टैपिटम पाई जाती है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की ये है कि टैपिटम की कोशिकाओं में क्या होता है, कुछ वसीय गोलिकाएं पाई जाती हैं। टैपिटम की कोशिकाओं में क्या होती है, कुछ वसा की या वशीय गोलिकाएं पाई जाती है ना। इन वशीय गोलिकाओं को अपन क्या बोलते हैं, प्रोयूबिस्काय। इन वशीय गोलिकाओं को क्या बोलते हैं, प्रोयूबिस्काय या फिर प्रोयूबिस बॉडी। ये प्रोयूबिस काय क्या करती है, इनके चारों ओर क्या होता है स्पोरोपोलेनिन, है ना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन प्रोयूबिस्काय के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन का आवरण जमा हो जाता है, जिससे ये किस में बदल जाती है, यूबिस्काय में, है ना, यूबिस्काय या फिर यूबिस बॉडी में बदल जाती है। क्या होता है देखिए, जैसे ये टैपिटम की कोशिकाओं में क्या होती है, वसा गोलिका होती है यानी प्रोयूबिस बॉडी होती है। इस प्रोयूबिस बॉडी के चारों ओर क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन का आवरण जमा होता है। ये प्रोयूबिस बॉडी, इसके चारों ओर क्या हो गया, ऐसे स्पोरोपोलिनिन का आवरण जमा हो जाता है ना। तो इस अवस्था में अपन इसको क्या बोलेंगे, यूबिस्काय या फिर यूबिस बॉडी, है ना। जब टैपिटम की कोशिकाएं टूटती हैं तो ये यूबिस बॉडी जो होती है, स्पोरोपोलिनिन युक्त आवरण युक्त जो यूबिस बॉडी होती है, वो क्या होती है, टैपिटम के टूटने पर इसमें बीजाणुजन कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है और परागकण के चारों ओर क्या हो जाती है, स्पोरोपोलिनिन का आवरण बना देती है ना। जो परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है, एक्साइन जो होती है, बाह्य चोल, है ना, स्पोरोपोलिनिन युक्त, वो उसका निर्माण जो होती है ये कर लेती है, ठीक है, यूबिस बॉडी। नेक्स्ट है, ये तो हो गई परागकोश की भित्ति। दूसरा आता है बीजाणुजन कोशिकाएं, है ना। दूसरा पार्ट क्या है इसका, बीजाणुजन कोशिकाएं, है ना। तो बीजाणुजन कोशिकाएं क्या होती है, सबसे अंदर स्थित जो कोशिकाएं है वो बीजाणुजन कोशिकाएं है। ये बीजाणुजन कोशिकाएं क्या करती है, बीजाणुजन मात्र कोशिका का निर्माण करती है ना। बीजाणुजन यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। फिर ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, है ना। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका वापस क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन, है ना, अर्धसूत्री विभाजन या फिर मियोसिस द्वारा ये वापस क्या करती है, लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। लघु बीजाणु यानी परागकण, वही लघु बीजाणु या फिर परागकणों का निर्माण करती है ना। तो परागकोश की भित्ति हो गई। दूसरी बीजाणुजन कोशिका है जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। वही लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु या फिर परागकणों का निर्माण करती है ना। नेक्स्ट अपन देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।